गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6। इसके पहले मैंने आपको 5 वीडियो सेंड किए हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पता है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं 2 सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसमें हम पहला पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है, लास्ट जो आपकी क्लास थी वहाँ पर मैंने बताया था कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। पूरा टॉपिक था जहाँ पर हमने पढ़ा था कंडक्टेंस क्या होता है। इससे पहले वाला वीडियो पूरी तरह से देख लें, आप समझ लें। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसका टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी उसमें फ़्लो हो रही है, वो उसका कंडक्टेंस होगा। C बराबर 1/R। जो उसका रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, उसका रिवर्स क्या कहलाता है, आपका कंडक्टेंस कहलाता है, चालकत्व। और एक चीज़ वहाँ पढ़ी थी हमने, क्या, कंडक्टिविटी का बहुत मैंने पूरी तरीके से बताया, पर शॉर्ट में बता दूँ। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है, 1 ml 1 याद आया, इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रोड 1 और दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो कुल कितना हो गया वॉल्यूम, 1 घन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होता है वही उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। यानी कि यूनिट वॉल्यूम के लिए कंडक्टिविटी काम में आती है। आगे समझ में। तो पहली चीज़ क्या पढ़ी थी हमने, कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस क्या होता है, C बराबर क्या हो जाता है, 1/R। फिर आपका एक था कंडक्टिविटी जो किसके लिए था, जिसको हमने क्या कहा था, कप्पा। और ये क्या हो जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम, कंडक्टिविटी थी। इसके अलावा जब एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा तो इसको किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ही क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी, यूनिट वॉल्यूम के लिए। फिर मैंने आपको ये बताया था वहाँ पर कि जो सेल होता है उसमें यदि आपको 1 ml जो आपने वॉल्यूम के लिए कंडक्टिविटी ली हुई है, तो 1 ml की कंडक्टिविटी जो होगी वो उसका कप्पा, यानी कि समझ में आ गया ना, कप्पा। और इसके अंदर अगर आपका पूरा ही सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी निकालनी होती है या कंडक्टेंस निकालना होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम से। यानी कि टोटल कंडक्टिविटी जो है वो पूरे सॉल्यूशन की, जिसको हम पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कह सकते हैं, चालकत्व, कुल विलयन द्वारा कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो 1 ml द्वारा कितनी है, कप्पा। और कुल टोटल वॉल्यूम कितना है, V। और फिर मैंने आपको लास्ट बताया था कि आप 1 सेंटीमीटर पर जो 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, इसके अंदर की कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है तब जब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बदल दिया जाए। यानी कि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करने वाली है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। क्यों करेगी, तो देखो एक चीज़ समझना है इसमें। आप छोटा सा कंपेयर करें, ये आपका मेटल है, इस पोल से इस पोल तक प्रवाहित जाने वाली धारा फ्लो या जो कंडक्टेंस है इसका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, वो इसके R पर डिपेंड करेगा। R किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पर। जो अंदर के जो आपके कंडल आयन होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, प्रतिरोध लगता है, उसी पर आपका। तो ये धारा यहाँ से यहाँ तक बहेगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रवाहित धारा ही इसकी क्या कहलाएगी। और यदि ये 1 सेंटीमीटर हो और ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो, तो फिर ये क्या हो जाएगी, इस मेटेलिक चालक की क्या कहलाएगी, ये कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है ना। अब ये चीज़ एक टेम्परेचर जो भी हो उस पर ये चीज़ कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित धारा, अगर टेम्परेचर आप किसी सर्टेन टेम्परेचर पर इसको ज्ञात कर रहे हैं तो ये चीज़ कांस्टेंट होगी। लेकिन यही चीज़ अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए लें तो इसके अंदर का जो कंपोजिशन है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि आपने तांबे का तार लिया है तो तांबे की संरचना के अंदर जो उसकी सॉलिड स्ट्रक्चर होगी और अंदर आयनों का जो विन्यास होगा वो कांस्टेंट होगा। आप लोहे का लें तो वो भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस सिरे से इस सिरे तक की अगर कंडक्टिविटी की बात करें या प्रवाहित धारा की बात करें, तो इसके बीच में जो प्रतिरोध है, जो सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर तो कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट नहीं होता। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बदला जा सकता है या बदल जाती है। ठीक है ना। तो मेटल में दोनों में डिफरेंट क्या है, मेटल के अंदर इंटरनल कंपोजिशन जो है इसका 2 पोल के बीच का वो कांस्टेंट है,
इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। 1 सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर के लिए जब निकालोगे आप तो ये क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट आएगी। किंतु यहाँ पर इस कंपोजिशन में कांस्टेंट है, लेकिन ये कंपोजिशन इसके बीच में सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो सकता है या डाइल्यूट हो सकता है। अब आप अगर कंसंट्रेट की बात करें तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब मेटल की कंडक्टिविटी एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी किसी भी टेम्परेचर पर इस पर डिपेंड करने वाली है। दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोडों के बीच में 1 ml सॉल्यूशन जिसकी बात कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है ना। इसलिए पूरे सॉल्यूशन की अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी होती है तो उसके लिए हमें किस स्टेप को जोड़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन के आधार पर आपने क्या किया था, वहाँ पे कंसंट्रेशन से जोड़ा तो हमने 2 प्रकार की कंडक्टिविटी ली थी। कौन सी कंडक्टिविटी ली, एक तो लैम्डा m और एक लैम्डा v, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, लास्ट मैंने ये बताया था कि लैम्डा m बराबर क्या हो जाता है, तो 1 ml की कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा कंसंट्रेशन m में ली जाए और ये 1000/1, ये इंटू v है। मैंने भी बताया कि 1 ml से कंप्लीट की निकालनी है तो किस पर चला जाएगा ये, और ये किस पर डिपेंड करेगी, m पर। और लैम्डा v इजिकल टू क्या हो जाता है, कप्पा इंटू 1000/n। यहाँ पर मोलरिटी ली जाती है और यहाँ पर क्या लिया जाता है, नॉर्मलिटी ली जाती है। यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब लैम्डा m किस पर डिपेंड कर रहा है, तो 1/m, और लैम्डा v किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/n। m और n क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन है ना। मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है आपकी। अब आप देखें कंसंट्रेशन को बढ़ने पर लैम्डा m क्या हो रहा है आपका, समझ में आ रहा है, कम। अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं अपन, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, आप उसमें सॉल्वेंट जो आपका वाटर है वो कम मात्रा में है। और इसको विपरीत भी किया जा सकता है, ये आपका क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन, और ये भी क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन के साथ इसका रिवर्सिबल संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का, है ना। तो अब इस कंसंट्रेशन के साथ आपका संबंध पता है, 1/v होता है। कंसंट्रेशन और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम। अब क्या चीज़ समझ में आई, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ लैम्डा m क्या होता जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। या वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। और कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ घटती जा रही है। इसका मतलब कंसंट्रेशन के साथ साथ मोलर या इक्विवेलेंट जो आपकी कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। और कब बढ़ जाती है, डाइल्यूशन करने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो आज का टॉपिक आपका इसी पर है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या रोल है, क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले डाइल्यूशन को समझ लें, इजी है, आपका समझा हुआ होगा। डाइल्यूशन का मतलब तनुकरण। तनुकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं आप, सॉल्वेंट यानी कि वाटर को मिलाते हैं। जो गाढ़ा होता है उसको क्या करते हैं आप, है ना, गाढ़े को पतला किया जाता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, ये जैसे आपने यहाँ पर है, यहाँ पर 1 m और 1 लीटर वाटर है, पर 1 मोल आपने क्या डाल रखा है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। अब दूसरे में क्या किया मैंने, 1 m ही है, किंतु यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 2 लीटर कर दिया पानी को। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी तुलना में कंसंट्रेट है और 1 लीटर से 2 लीटर पानी किया है, तो ये क्या कहला रहा है आपका, डाइल्यूशन। ओके, तो डाइल्यूशन पर क्या होता है, तो अभी आपने देखा है कि डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप किसी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और अब इसमें आप पानी मिलाते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। और आयोनाइजेशन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ
आयंस क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा आयन होंगे, धारा को कौन ले जा रहे हैं, आयन ही तो ले जा रहे हैं, तो आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपका कंडक्टेंस भी क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर हमेशा क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्या कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी है ना? क्यों? कंडक्टिविटी क्या होती है, यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे आपका ये था, यहाँ पर 10 आयन मौजूद थे, अब आपने डाइल्यूट किया और आयनाइजेशन बढ़ गया, 10 की जगह 20 आयन हो गए। आपने क्या किया, इसका आयनाइजेशन बढ़ गया और 10 की जगह पर यहाँ पर क्या हो गए, ये आयन ज़्यादा हो गए। ये माना कि 10 रहते हैं, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके आयनाइजेशन बढ़ गया। तो कंडक्टिविटी जो शब्द काम में लिया हमने 1 ml के लिए लिया। अब 1 ml में पहले आपके जैसे 2 आयन थे, अब आपने इसका डाइल्यूशन कर दिया, तो डाइल्यूशन करने पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 आयन रह गया, क्योंकि आपका वॉल्यूम अब डबल हो गया। पहले इतनी जगह पर था, अब आपका वॉल्यूम ये है, तो यहाँ पर 2 थे, अब इस 1 में कितना हो गया, 1, और यहाँ पर क्या हो गया, 1। कहने का मतलब 1 ml से आप 2 ml अगर उसको कर देते हैं डाइल्यूशन के द्वारा, तो जो आयन होंगे वो आयन क्या होंगे, आपके आधे रह जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यूनिट वॉल्यूम में आयन कम हो जाते हैं, 1 घन सेंटीमीटर में जो आयन होंगे वो तो कम हो जाएंगे, किंतु टोटल सॉल्यूशन के अंदर आयन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो टोटल सॉल्यूशन में आयन बढ़ जाते हैं, तो टोटल सॉल्यूशन में आयन बढ़ जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस तो बढ़ गया, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयन थे वो क्या हो गए, एक निश्चित जगह पर जो आयन थे वो फैलने के कारण क्या हो गए, वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो वो कम हो गए, तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। यानी कि चालकता तो क्या होती है, कम होती है डाइल्यूशन पर, और चालकत्व क्या होता है, प्लस हो जाता है। बोला है समझ में कि डाइल्यूशन करेंगे तो एक जगह पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयन होंगे वो तो कम हो जाएंगे, लेकिन टोटल आयन जो होंगे पूरे सॉल्यूशन में वो बढ़ जाते हैं। तो टोटल आयन बढ़ने के कारण क्या होगा, कंडक्टेंस तो बढ़ गया, लेकिन यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, तो कंडक्टिविटी घट जाती है। क्लियर है? अब देखें अपन कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी किस प्रकार से चेंज होती है। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट आपके कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हो, ये सब स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। और वीक एसिड और वीक बेस से बना है, साल्ट या कोई वीक एसिड है या कोई वीक बेस है, तो ये सारे क्या होंगे, वीक होंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो किसी भी सांद्रता पर 100% वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि इनका डिसोसिएशन जो होता है वो कम होता है, 10% हो गए, है ना, 5% हो गया। जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला वो साला नहीं टूटने वाला है, उसमें से कुछ मात्रा टूटेगी, कुछ आपका ऐसे ही रह जाता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं किसी भी सांद्रता पर। जैसे एस ब्लॉक के जितने भी आपके साल्ट हैं, या जो स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 HNO3 HCl, या स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH KOH, ये किसी भी सांद्रता पर क्या होते हैं, पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं। लेकिन जो वीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, या आप किसी भी सांद्रता पर चले जाए, ये कंप्लीट रूप से एसिटेट आयन और एच पूरे नहीं देगा, कुछ हिस्सा टूट जाएगा, कुछ नहीं टूटेगा। अब डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, तो मैंने कहा ना, डाइल्यूशन करने पर आयनाइजेशन की रेट बढ़ जाती है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर अगर 1 m सांद्रता थी और ये माना कि 10% वियोजित था, अब आपने इसकी सांद्रता कितनी कर दी, 0.5 m, यानी कि डाइल्यूशन किया, जितना पानी 1 लीटर था उसने 2 लीटर कर दिया, तो उसका मोलिडिटी कितनी रह जाएगी आपकी, 0.5। और 0.5 मोलिडिटी के ऊपर इसका आयनाइजेशन रेट 10 की जगह पर कितना हो गया, 15% हो गया, बढ़ गया। फिर और आपने पानी मिलाया, 0.25 m कर दिया, तो ये बढ़कर कहाँ चला गया, 22% 25% तक पहुँच गया। और स्ट्रॉन्ग में क्या हुआ, 1 m था, 100% वियोजित था, अब आपने और पानी मिलाया तो 100 तो हो चुका है, अब क्या होगा, 100 से आगे तो होगा नहीं, सारे आयन मौजूद है। इसका मतलब डाइल्यूशन का इफेक्ट कहाँ होने वाला है, केवल वीक पर। स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वहाँ पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर सांद्रता के ऊपर क्या करेगा वो, पूर्णतः वियोजित है ना, तो वहाँ पर तो आपको जो कंडक्टेंस प्राप्त हो चुका है, फिर आपने पानी मिलाया तो अभी कंडक्टेंस तो वही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन वही रहेंगे। इसका मतलब तनुकरण का प्रभाव ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा
वीक जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वहाँ पर आपका तनुकरण का प्रभाव होगा, और स्ट्रॉन्ग पर नहीं होगा। नहीं, स्ट्रॉन्ग पर भी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आपने आयोनाइजेशन फैक्टर तो देख लिया, लेकिन जब आप इसको डाइल्यूट करते हैं तब आप देखें, जैसे स्ट्रॉन्ग है NaCl, इसके अंदर 100 Na थे और 100 क्लोरीन थे, और ये पूरी तरह से वियोजित हो गया था। ये 100 NaCl के मॉलिक्यूल थे। तो नंबर ऑफ आयन, कैटायन 100, एनायन भी 100 है। ओके, अब इसमें आपने पानी मिलाया तो भी आयन तो 100 ही रहेंगे, तो ये 100 ही, लेकिन पानी मिलाया तो आपका वॉल्यूम इतना हो गया। पहले 100 इतनी सी जगह पर थे, अब 100 इतनी जगह पर चले गए। आयन तो वही है, पर स्पेस ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब अब इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं जब भी धनायन और ऋणायन, तो ये नंबर ऑफ आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, ज़्यादा हो गया ना, तो ये आयन क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने के कारण इनके बीच में जो इंटरफोर्स लग रहा था, जो रेजिस्टेंस था प्लस का माइनस के प्रति, वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम हो गया तो चालकत्व या कंडक्टेंस क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग को डाइल्यूट करने पर भी कंडक्टेंस बढ़ती है। कारण क्या है कि जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो आयन दूर होने के कारण अपोजिट आयनों के बीच में जो इंटरफोर्स लग रहा था, एक दूसरे को खींच रहे थे। जैसे Na इधर जाना चाह रहा है इलेक्ट्रोड की ओर, पर पीछे वाला Cl इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। पहले पास पास थे, अब डाइल्यूशन किया तो क्या हो गई है, दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए तो ये फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इसका फ्लो जो है वो एकदम फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो इलेक्ट्रोड पर तुरंत पहुंचेंगे, तो कंडक्टेंस क्या होगा, इसका बढ़ गया। तो स्ट्रॉन्ग का डाइल्यूशन करने पर भी कंडक्टेंस बढ़ेगा, हाँ, लेकिन नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़ने वाले, लेकिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और वीक के अंदर दो काम होते हैं, रेजिस्टेंस तो कम होता ही है और नंबर ऑफ आयन भी बढ़ जाते हैं। और एक आयन चार्ज को ले जाता है, जब आयन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो वीक के अंदर कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जबकि यहाँ पर कंडक्टेंस एक रेजिस्टेंस के साथ साथ बढ़ेगा। ओके, ये दो चीज़ें हैं। अब आप देखें कंडक्टेंस और सांद्रता के बीच के आरेख को। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, ठीक है ना, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है √V, या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है √C। यानी कि ओस्टवाल्ड ने कहा कि तनुकरण करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ये ओस्टवाल्ड का रूल था वहाँ पे। या सांद्रता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। तो डाइल्यूशन करने पर अल्फा का मान, वियोजन का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो √C सांद्रता के साथ और इसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलने वाला है। तो बच्चों, लैम्डा B यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या लैम्डा M पर सांद्रता के इफ़ेक्ट को, या सांद्रता के साथ लैम्डा V और लैम्डा M की वैल्यू क्या होने वाली है, इसके लिए कुलराउस ने स्टडी किया और कुलराउस ने अपना एक नियम दिया। ठीक, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुलराउस नियम के बारे में। तो कुलराउस नियम जो है वो किसके लिए दिया गया, लैम्डा V तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता की सांद्रता पर क्या निर्भरता होगी। कुलराउस ने दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों पर डाइल्यूशन किया। इलेक्ट्रोलाइट पर क्या किया उन्होंने, डाइल्यूशन किया, और डाइल्यूशन करने के बाद जैसे जैसे कंसंट्रेट चेंज हुई, तो कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ उसकी तुल्यांकी चालकता में किस तरह से परिवर्तन हुआ उसकी उसने स्टडी की। और स्टडी करने के पश्चात लैम्डा V और लैम्डा यानी कि इक्विवेलेंट जो आपकी कंडक्टिविटी है और सांद्रता के बीच में उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया, और उस ग्राफ के आधार पर उसने अपनी इक्वेशन दी। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसको कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि मैक्सिमम लिमिट तक यानी सीमा तक क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। यानी कि जो 100% तक वियोजित हो जाए वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जनरली आपको पता है ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से बने हुए साल्ट होते हैं। और वीक एसिड, वीक बेस और वीक साल्ट जो होते हैं वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये 100% वियोजित, डिसोशिएट नहीं होते हैं। पता है आपको ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है कि यदि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करते हैं,
डाइल्यूशन करते हैं तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे तो मैंने आपको समझा दिया है, डाइल्यूशन करने के साथ साथ क्या होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी लगातार क्या होगी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, उसकी लगातार बढ़ती जाएगी। क्लियर है? फिर और डाइल्यूशन करेंगे ये और बढ़ेगी, लेकिन एक डाइल्यूशन की लिमिट आने के बाद फिर उसके बाद आप कितना ही उसमें पानी मिला दें वह लैम्डा एम नहीं बढ़ने वाला है। इसका मतलब वह अत्यधिक डाइल्यूशन की स्थिति जहाँ पर कि आपका लैम्डा एम मैक्सिमम हो जाए किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए और उसके बाद ना बढ़े तो वह उसकी क्या कहलाएगी, अनंत तनुता, इन्फिनिट्यूड डाइल्यूशन। अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता, जिसके रूप में आप व्यक्त करें उसको तुल्यांकी चालकता, यानी कि अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अधिकतम डाइल्यूशन करने पर अधिकतम जो उसकी अंतिम उसके बाद नहीं बढ़ने वाली जो अधिकतम मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वही क्या कहलाती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इन्फिनिटिव एम के द्वारा और इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है उसको लैम्डा इन्फिनिटिव बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की ये मैक्सिमम होगी। ठीक, अब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए लैम्डा एम का मान कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये 100% वियोजित हो जाते हैं, लेकिन जो वीक होते हैं है ना, तो ये कब है, जब वह 100% वियोजित हो, 100% डिसोसिएट हो जावे तब जो उसकी मोलर चालकता आएगी, लेकिन वीक 100% कभी होते नहीं है। तो वीक के लिए आप इन्फिनिटिव मोलर चालकता को एक्सपेरिमेंटली ज्ञात नहीं कर सकते कि ये कितनी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ाओगे आप बढ़ जाएगी, बढ़ाओगे बढ़ जाएगी। माना कि 90% तक बढ़ा दिया आपने, वियोजन बढ़ी है इसका, लेकिन 100% वियोजन फिर भी नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आप लैम्डा एम इन्फिनिटिव को कैलकुलेट किया जा सकता है, किसके आधार पर, एक्सपेरिमेंटल रूप से, लेकिन इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, आप देखें कि कोलरॉस ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl ले लिया, AgNO3 ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग में है। वीक में जैसे कि एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, या NH4OH ले लिया, ये आपकी वीक में है। और अब इस पर क्या किया उसने, डाइल्यूशन किया दोनों इलेक्ट्रोलाइटों पर। डाइल्यूशन करने के पश्चात लगातार उसने लैम्डा इन्फिनिटिव एम मोलर चालकता, या इसको तुल्यांकी मैंने बता दिया है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मोलर चालकता और डाइल्यूशन के बाद जो कंसंट्रेशन आ रही है √C, इसके मध्य उसने क्या किया, आरेख स्थापित किया। किन किन के बीच में, एक तो डाइल्यूशन करता गया, जैसे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और अब इसकी लैम्डा एम को कैलकुलेट कर लिया। आगे समझ में, लैम्डा एम को कैलकुलेट कर लिया, फिर डाइल्यूशन किया, फिर आने वाली लैम्डा, माना कि फर्स्ट में 10 आया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, डाइल्यूशन किया, लैम्डा एम यहाँ पर 15 हो गया, फिर डाइल्यूशन किया, लैम्डा एम यहाँ पर 20 हो गया। तो अलग अलग कंसंट्रेशन है, डाइल्यूशन करने पर सांद्रता बदलेगी। तो √C और लैम्डा एम इनके मध्य क्या किया इसने, एक ग्राफ प्लॉट किया। अब वो ग्राफ किस तरह से था, मैं ये आपके 2 एक्सिस है, ओके, यहाँ पर लैम्डा एम और इधर आपका √C है। सांद्रता बढ़ रही है, इधर जाएंगे तो इधर सांद्रता बढ़ रही है, इधर जाएंगे तो सांद्रता घटेगी, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आप इस पॉइंट को देखें, यहाँ पर C = 0 है, यानी कि ये इन्फिनिटिव डाइल्यूशन है, अनंत तनुता कह सकते हैं जिसको, कि जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उतना इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। अब स्ट्रॉन्ग के लिए जैसे कि आप KCl के लिए लेते हैं तो अनंत तनुता पर चूंकि ये 100% वियोजित है, KCl क्या है, 100% वियोजित है, तो यहाँ पर जो इसकी सबसे ज़्यादा डाइल्यूशन पर C = 0 पर जो मोलर कंडक्टिविटी आने वाली है वो क्या हो जाएगी, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कि लैम्डा इन्फिनिटिव एम हो जाएगी। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन 0 है, अब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि इधर डाइल्यूशन हो रहा है, इधर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी, घट गई, लैम्डा एम कम हो जाएगा,
फिर उसके बाद और कंसंट्रेशन आपने कम की तो ये इस तरह से घटती हुई जाएगी। इसी तरह से AgNO3 के लिए लिया, ये तो या KCl के लिए, अगर AgNO3 के लिए लिया तो वो भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर आपका मोलर कंडक्टिविटी जो कम होने वाली है कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ, वो कम होने वाली है, वो क्या है, एकदम कम नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पर 100% वियोजित तो वैसे ही है। क्या रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है डाइल्यूशन पर इधर, और कंसंट्रेशन पर क्या हो रही है, घट रही है। जैसे कि इस जगह पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, फिर आपने थोड़ी कंसंट्रेशन ज़्यादा रख रखी है तो ये घट के यहाँ आ गई, फिर और कंसंट्रेशन ज़्यादा की है फिर यहाँ आ गई। यानी कि इस कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी यहाँ है, फिर कंसंट्रेशन बढ़ी है तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ है। ये ज़्यादा डाइल्यूट है, फिर ये कंसंट्रेट हो गया तो कम डाइल्यूट हुआ, तो डाइल्यूशन इधर है। तो डाइल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, इस जगह पर, पूर्ण डाइल्यूट है। फिर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। तो इस तरह से उसने क्या किया, KCl AgCl के AgNO3 के क्या हुए, ग्राफ प्लॉट किए, यानी ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो गए। अब बात करें वीक के लिए। वीक के लिए क्या था, जैसे कि यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इस तरह से उसने क्या किया, वापस प्लॉट कर दूं मैं, इस कंसंट्रेशन पर ये क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन फिर एक डाइल्यूशन के पश्चात आयोनाइजेशन बढ़ गया तो फिर ये एकदम इसकी क्या हुई, ये आपके मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इस तरह से बढ़ेगी। यहाँ पर एक सरल रेखा में बढ़ रही थी, यहाँ पर कर्व आएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पर पूर्णतः वियोजित थे, जबकि इसका वियोजन क्या हुआ, डाइल्यूशन के साथ एकदम बढ़ा है, तो ये कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये इन्फिनिटिव M तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि 100% वियोजित नहीं है। क्लियर? ये आपका किसका हो गया, CH3COOH। अब इस ग्राफ का जो प्लॉटिंग हुआ, इसके आधार पर कोलराउस ने पहला स्ट्रॉन्ग के लिए लैम्डा M की वैल्यू क्या रखी, किस तरह से थी। तो पहली चीज़ देखें, यही से आप समझें इसको, अगर आपका ग्राफ जो प्राप्त होता है स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके लिए y बराबर mx+c, इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? कंप्लीट है। m यहाँ पर क्या है, स्लोप है। आगे समझ में, x एक्सिस पर क्या लिया है, क्या लिया हमने, √c, और c इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा M इन्फिनिटिव, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, इंटरसेक्ट मिलेगा, लेकिन वीक के लिए इंटरसेक्ट नहीं मिलने वाला है। कंप्लीट। अब आप वैल्यू रख लें, y बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, लैम्डा M बराबर, M यहाँ पर क्या है आपका, स्लोप है, जिसको कि मैं a मान लेता हूँ, x यहाँ पर क्या है, √c है, ओके, और प्लस इंटरसेक्ट क्या है, लैम्डा इन्फिनिटिव M है। चूँकि स्लोप क्या है, ये नेगेटिव है, अगर ये ऊपर की तरफ होता तो पॉजिटिव होता, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका माइनस, तो लैम्डा M इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इसको आगे ले लूँ, लैम्डा इन्फिनिटिव M माइनस a √c। a यहाँ पर आपका स्लोप है जो कि कांस्टेंट है, और ये किस पर डिपेंड करने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करने वाला है, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पर डिपेंड करने वाला है, टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है। तो a की वैल्यू आपकी किस किस पर डिपेंड करने वाली है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्लोप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग मिलेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो इक्वेशन है आपकी, ये कोलराउस ने किसके लिए दी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैम्डा M इन्फिनिटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल आपको क्या हो रही थी, प्राप्त हो रही थी, ठीक। और इस इक्वेशन में d हक्कल ऑन सेंगर इक्वेशन भी कहा जाता है।
इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? डी बाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इन्होंने इसमें ए की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया है, ए के जो मान थे वो रखी और एक नई इक्वेशन दी। ठीक है, आप इसको उतार लें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल्टा सी और डेल्टा एम का जो कोलराउस का संबंध है वो ये था। कोलराउस ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये रिलेशनशिप दी और फिर डी बाई हकल और ऑनसेंगर ने क्या किया, इसमें ए की वैल्यू को पुट किया, अपने आधार पर उन्होंने निकाली इस चीज़ को और इसकी निर्भरता को देखा। तो ए बराबर 82.4 डी टी अंडर रूट है ये 1/2 ईटा प्लस 8.2 इंटू 10⁵ डी टी हाफ है, तो ये वापस अंडर रूट में और लैम्डा इन्फिनेटिव एम, ये ए की वैल्यू उन्होंने निकाली। और इस इक्वेशन को फिर क्या कहा गया है? डी बाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन। ये यहाँ पर विस्कोसिटी है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, ओके, और डी यहाँ पर क्या है आपका विलायक की, क्या विलायक जो सॉल्वेंट लिया गया है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी होगी, ओके। ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलराउस की इक्वेशन होगी। क्लियर आ गया समझ में? ये आपकी कोलराउस की इक्वेशन है, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा इन्फिनेटिव एम को निकाला जा सकता है। अब बात वहाँ आ रही है कि जो वीक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए किस तरह से उनकी लैम्डा एम की सी की निर्भरता को देखा जाए, ठीक, क्योंकि वहाँ पर आपको लैम्डा इन्फिनेटिव एम मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो 100% डिसोशिएट नहीं होता है। तो कोलराउस ने वहाँ पर आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का एक नियम दिया है ना, स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है उसका। तो स्वतंत्र अभिगमन का नियम कोलराउस के द्वारा किसके लिए दिया गया? वीक जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए, ठीक है। आप इसको उतार लें, तो उतार लें बच्चों। अब हम वीक जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कोलराउस का नियम क्या है? क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनेटिव मोलर चालकता जो होती है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 100% वियोजित नहीं है। तो उस आरेख के द्वारा स्ट्रॉन्ग जो है उनमें तो लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाती है, लेकिन आपको पता है कि एसिटिक एसिड का जो ग्राफ देखा हमने, वहाँ पर लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि 100% वियोजित नहीं है। तो अब उसकी इन्फिनेटिव मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसको कैसे ज्ञात किया जाए? तो कोलराउस ने क्या किया, आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का एक नियम दिया। अब ये नियम का आधार क्या था? तो कोलराउस ने एक्सपेरिमेंटल रूप से जैसे कि कुछ साल्ट लिए, KCl, NaCl, KBr और यहाँ पर एक ले लिया इसने KCl। यहाँ पर पॉजिटिव आयन चेंज है, यहाँ पर नेगेटिव आयन चेंज है, पर ये आयन आपका क्या है? नेगेटिव कॉमन है, यहाँ पर पॉजिटिव कॉमन है। और इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकाली, ज्ञात की दोनों की। तो उसने देखा कि यहाँ पर इनकी मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है इसमें, और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस इनमें क्या है? कॉमन है, समान है, डिफरेंस बना हुआ है। और ये तभी हो सकता है कि जब एक आयन अपना स्वतंत्र रूप से क्या करे? चार्ज को ले जाए। और उसी आधार पर इसने क्या दिया? ये आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया। उसके अनुसार क्या था? ये यूँ कहता है कि इन्फिनिटिव स्थिति पर, यानी कि अनंत तनुता पर प्रत्येक अपघट्य जो होता है वो पूर्ण वियोजित हो जाता है, 100% वियोजित हो जाता है, पहली चीज। और जब वियोजित होगा तो उसके बाद क्या होगा? प्रत्येक आयन जो होता है वो जल योजित हो जाता है, यानी कि जल के मॉलिक्यूल के द्वारा गिर जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर एक आयन दूसरे आयन के साथ किसी प्रकार का इंटरफोर्स नहीं रखेगा, आकर्षण बल नहीं होगा यहाँ पर। यानी कि ये आयन अब स्वतंत्र रूप से गमन करता हुआ इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, ये आयन स्वतंत्र रूप से गमन करता हुआ इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, और इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हो गया? अनंत तनुता का मतलब ये है कि वो पूर्णतः वियोजित हो गया है और इनके बीच में किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है आयनों के बीच का। आयन आयन का जो रिपल्शन जो होता है अट्रैक्शन, वो फोर्स खत्म हो जाता है। तो ये कहता है कि अगर किसी भी अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, टोटल मोलर कंडक्टिविटी, उसमें प्रत्येक आयन का योगदान होता है। जितने भी आयन हैं वो स्वतंत्र रूप से चार्ज को क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड तक पहुंचाते हैं। और जब ऐसा है, इसका मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके अंदर उपस्थित धन आयनों की अनंत तनुता पर और ऋण आयनों की अनंत तनुता पर जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है उनका टोटल होगा।
जैसे कि NaCl की बात करें अपन, तो NaCl की टोटल मोलर कंडक्टिविटी अनंत अनुता पर क्या होने वाली है, तो ये कहता है Na आयन की मोलर कंडक्टिविटी जो है इन्फिनिटी पर प्लस Cl आयन की जो आपकी कंडक्टिविटी है किस स्टेज पर, अनंत अनुता पर। प्रत्येक आयन की अनंत अनुता पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका योग ही क्या होगा, उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगी अनंत अनुता के ऊपर। आया समझ में? कहने का मतलब क्या है, जब आप इसको डाइल्यूट करते हैं तो अपघट्य को डाइल्यूट करने पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र हो जाएगा और एक आयन दूसरे आयन के साथ जिससे जुड़ा था ये, उसका इस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। अब ये आयन चाहे पोटेशियम के साथ जुड़ो चाहे सोडियम के साथ जुड़ो, इसका कोई रोल नहीं है, ये स्वतंत्र हो जाएगा। और अब प्रत्येक आयन क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा और वह बिल्कुल क्या होगा, फ्रीली होगा, उस पर किसी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी कि प्रत्येक आयन दूसरे आयन से कंप्लीटली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और उनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता है। तो स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या कहता है, समझ में आया? अब इसको मैं रूल को लिखूं तो नियम क्या हो जाता है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर कंडक्टिविटी उसमें उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या कंडक्टिविटी का योग होता है। यानी कि टोटल जो कंडक्टिविटी आएगी उसमें प्रत्येक आयन का शेयर होगा और प्रत्येक आयन क्या करेगा, एक अपना जो कांस्टेंट उस पर जो चार्ज है उसके आधार पर क्या करेगा, वह जो भी उस पर +2 +1 जो भी चार्ज है उस आधार पर आवेश को ले जाएगा और एक आयन दूसरे आयन के साथ किसी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं रहेगा, वो कंप्लीटली क्या होगा, सेपरेट होगा, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। ये कोलराउस का अनंत अनुता पर जो दिया गया नियम है ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए इफेक्टेड है। और दूसरी चीज़ और है कि स्ट्रॉन्ग के लिए तो आप इन्फिनिटी मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, पर वीक को ज्ञात नहीं किया जा सकता, पर इस आधार पर किया जा सकता है। इसके आधार पर उसने क्या किया, जो वीक आपके इलेक्ट्रोलाइट है उनकी भी अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी जो प्रायोगिक आधार पर नहीं होती है किंतु सैद्धांतिक आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। आगे समझ में? तो ये आपका आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम है, या इसको दूसरी तरीके से लिखा जाता है अनंत तनुता पर इन्फिनिटी डायलेशन पर अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रत्येक आयन स्वतंत्र ट्रांसपोर्ट करता है, अभिगमन करता है तथा इस पर अन्य आयन का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि अपघट्य का प्रत्येक आयन क्या होगा, स्वतंत्र होगा और वह स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा और अन्य आयन से वह क्या होगा, जो उसके अंदर अन्य प्रेजेंट है उनसे उस पर कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं डालने वाला है। ओके, ये आपका कोलराउस का सेकंड जो वीक एसिड के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया गया है। अब इसको आप कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके उतार लें पहले। ओके, अब इस रूल के आधार पर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को किस तरह से शो करेंगे, जैसे कि NaCl के लिए, MgCl2 के लिए, AlCl3 के लिए, Al2SO4 3 के लिए। तो NaCl के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। ये क्या है,
धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये ऋणायन की मोलर चालकता। अब MgCl2 के लिए इन्फिनेटिव MgCl2 इक्वल टू लेमडा इन्फिनेटिव Mg +2 प्लस 2 आयन क्लोरीन के हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2Cl आयन। इसी तरह AlCl3 के लिए तो लेमडा इन्फिनेटिव AlCl3 क्या हो जाएगा लेमडा इन्फिनेटिव Al+3 प्लस लेमडा इन्फिनेटिव कितने हैं ये 3 आयन नेगेटिव है Cl माइनस। अगला लेमडा इन्फिनेटिव Al2 SO4 3 क्या हो जाएगी लेमडा इन्फिनेटिव Al+3 कितने आयन है ये 2 प्लस 3 लेमडा इन्फिनेटिव SO4 माइनस 2 आयन, ये कितने हो गए 3 और ये हो गए। ठीक है ना। इसका मतलब सामान्यतः क्या लिख सकते हैं लेमडा इन्फिनेटिव M इक्वल लेमडा इन्फिनेटिव प्लस इसको मैं V1 कर देता हूँ प्लस V2 लेमडा इन्फिनेटिव नेगेटिव आयन। V1 और V2 क्या है नंबर ऑफ आयन है, नंबर ऑफ आयन है, कितने आयन वहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर दोनों एक एक थे, यहाँ पर 1 और 2 है तो ये तो 1 हो गया एंड यहाँ पर V1 बराबर क्या हो गया 1 और V2 बराबर कितने हो गए 2। तो ये कोलराउस के नियम के अनुसार किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी उसके आयनों के मोलर कंडक्टिविटी अनंत अनुता पर उनका टोटल होती है। ओके भाई, एग्जाम्पल्स उतार लो। तो बच्चों ये था कोलराउस नियम के बारे में, 2 प्रकार से था, स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए लेमडा M बराबर लेमडा M इन्फिनेटिव माइनस A√C डी हकल और सिंगर ने फिर एक ही वैल्यू रखी थी वहाँ पर। ओके, फिर वीक के लिए जहाँ पर इन्फिनेटिव मोलर चालकता नहीं ज्ञात की जा सकती है तो वहाँ पर उसने स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर पूर्णतः वियोजन होता है और प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से क्या करता है इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा, आवेश का स्थानांतरण करेगा। ये था ठीक, और वहाँ पर अन्य आयन का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपकी इन्फिनेटिव मोलर कंडक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए इस रूल का यूज किया गया। कोलराउस के रूल के कई सारी एप्लीकेशंस है जनरली, जैसे कि अनंत अनुता इन्फिनेटिव डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करना, जो ज्ञात नहीं किया जा सकती उसको अब ज्ञात किया जा सकता है इस प्रिंसिपल से। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण करना कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रतिशत वह वियोजित हो चुका है, तो वो भी इससे ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी ज्ञात करना, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना घुल सकता है उसमें, उसकी सोल्युबिलिटी ज्ञात करना, KSP ज्ञात करना, और आयनों का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब अभिगमनांक जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, एक आयन कितना आवेश ले जाएगा उसकी वैल्यू ज्ञात करना। तो सारी ही ये चारों एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इन 4 एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इससे पहले वाले कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो पूरा हम दोनों ही टॉपिक की क्या करेंगे न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है ना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।